तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा मौजू है वो इंशाअल्लाह मेटावर्स और इस्लामी तालीमात के हवाले से है। और सबसे पहले मैं हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शकीब कासमी साहब दामद बरकातहू का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका फ़राहम किया कि मैं आप हज़रात के सामने मेटावर्स के मौजू पर साइंसी तफसीलात फ़राहम करूँ। तो बुनियादी तौर पे अगर हम हकीकी दुनिया और मेटावर्स यानी तख़य्युलाती वर्चुअल या डिजिटल दुनिया की बात करें, हकीकी दुनिया की अगर हम बात करें तो हम इंसान उसमें ज़िंदगी बसर करते हैं और दीगर इंसानों के साथ हमारा ताअम्मुल होता है। और जब ये हम ताअम्मुल करते हैं तो इसमें इस्लाम के बुनियादी अहकाम या दीन इस्लाम के जो शोबे हैं वो हमारी तरफ मुतवज्जह होते हैं, जिसमें अकायद, इबादत, मामलात, माशरात और अखलाकियात हैं, यानी पूरी ज़िंदगी का वो अहाता करते हैं, चाहे हम जिस तरीके से भी ताअम्मुल करें। अब जब हम बात करते हैं तख़य्युलाती दुनिया की, मेटावर्स की, वर्चुअल दुनिया की या डिजिटल दुनिया की, तो लाज़मी बात है कि इसके अंदर भी हमारा जो ताअम्मुल होगा वो मुख्तलिफ़ किरदारों से होगा। और जो किरदार होंगे इसके अंदर वो हकीकी इंसान नहीं होंगे, बल्कि हकीकी इंसानों की रिप्रेजेंटेशन यानी डिजिटल किरदार होंगे और उनको अवतार कहा जाता है साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के अंदर। और अगेन इसके अंदर भी इस्लाम के बुनियादी अहकाम या दीन इस्लाम के शोबे जो हैं हमारी तरफ मुतवज्जह होंगे। अ, अब ये थोड़ा-सा एक ट्रिकी चीज़ है कि किस तरीके से इस मेटावर्स या तख़य्युलाती दुनिया के अंदर, डिजिटल दुनिया के अंदर जो हमारे जितने भी अहकामात हैं जब वो मुतवज्जह होंगे तो उसकी अमली तत्बीक क्या होगी, ये थोड़ा-सा इसमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। मैं आपको थोड़ा-सा पहले इस्तेमाल बता देता हूँ मेटावर्स के हवाले से। मेटावर्स का इस्तेमाल तामीरी काम में भी हो सकता है और तख़रीबी काम के अंदर भी हो सकता है। जैसे अगर छुरी की हम मिसाल लें, तो छुरी को जो है किसी जानवर को ज़िबह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और सब्ज़ी काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और खुदा न ख़ास्ता जो है किसी इंसान को कत्ल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी तरीके से मेटावर्स का अगर हम जनरली बात करें, जो साइंसदानों का विज़न है वो तो तामीरी काम का है। साइंसदानों ने, मुहक्किकीन ने जब मेटावर्स को पेश किया, उसका कॉन्सेप्ट पेश किया और उससे मुतालिक जो तहकीकात कर रहे हैं, तो वो तो ज़्यादातर उमूमी तौर पे तामीरी काम के अंदर ही हैं। तो जो ये बेशतर साइंसदान और मुहक्किकीन हैं, वो इंसानियत की भलाई के लिए मेटावर्स को प्रपोज़ कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। और अब मसला ये है कि ये जो मेजॉरिटी ऑफ़ द साइंसदान और मुहक्किकीन हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो मुसलमान तो है नहीं, गैर मुस्लिम हैं। तो जब वो इंसानियत की भलाई के लिए मेटावर्स को तामीरी कामों के लिए पेश कर रहे हैं और नई-नई इजादात कर रहे हैं, तो उनके सामने इस्लाम के जो उसूल हैं वो सामने नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर हम ख़रीदो फ़रोख्त के उसूलों की बात करें, तो इस्लामी फ़िक़्ह के अंदर बहुत ही वाज़ेह तौर पे बेओ बेओ शरा के अहकामात मौजूद हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के अहकामात मौजूद हैं। अब चूँकि साइंसदानों और मुहक्किकीन को उसका इल्म नहीं है और वो गैर मुस्लिम हैं मेजॉरिटी, तो वो उन उसूलों को बगैर ही इन चीज़ों को पेश कर रहे हैं, इन इजाज़ात को लेके आ रहे हैं। और बुनियादी मकसद उनका ये है कि इंसानियत की भलाई हो, ये साइंसदानों की सोच है, मुहक्किकीन की सोच है। जबकि इसके बरक्स जो सरमायादार हैं और जो मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकान हैं, वो उनका मकसद मेटावर्स या इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बेदरेग पैसा कमाना है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम अपने ज़हन में रखें, तो हमें मेटावर्स का इस्तेमाल तामीरी कामों में और तख़रीबी कामों में उसकी मज़ीद गहराई में जो है ना जानकारी हो सकेगी। मेटावर्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं आगे तफ़सीलन बताऊँगा। बस यहाँ पे थोड़ा-सा मुख्तसर तारुफ़ आपको पेश कर दूँ, वो ये कि गेमिंग के अंदर जो गेम्स हैं कंप्यूटर गेम्स, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आजकल जो गेम मौजूद हैं, उनके अंदर वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी उनका इस्तेमाल हो रहा है और इसको और आगे बढ़ा दिया गया है। यानी ऐसा एहसास होता है जब हम गेम खेल रहे होते हैं कंप्यूटर पे कि हम वाक़ई एक हकीकी दुनिया में मौजूद हैं और वहाँ पे हमारा ताअम्मुल हो रहा है। इसी तरीके से मेटावर्स का इस्तेमाल
सेहत के मैदान के अंदर भी है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे वहाँ पे मेटावर्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी मेटावर्स को इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोगों को जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनको ट्रेन किया जा सके। तो ये कुछ उमूमी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे मेटावर्स को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक नया एम्प्लॉई है, ये अभी काम करना शुरू करेगा, तो इसको ट्रेन किया जा रहा है मेटावर्स के अंदर डिफरेंट मशीनों के अंदर, और इसने ये जो है एक आला पहना हुआ है जिसकी मदद से वो अपने आप को महसूस कर सकता है कि वो उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर या उस डिजिटल दुनिया के अंदर मौजूद है, और जब वो किसी चीज़ को हाथ से टच कर रहा है तो उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई वो महसूस कर रहा है। तो इस तरीके से जो ट्रेनिंग है एम्प्लॉइज़ की, काम करने वालों की, उसमें सहूलत पैदा हो रही है, और बहुत सारी दीगर सहूलियात भी इससे मेटावर्स की एप्लीकेशन से पैदा हो रही हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि उसके पॉजिटिव इस्तेमालात भी हैं, नेगेटिव इस्तेमालात भी हैं। तो मेटावर्स पर खाना काबा का तवाफ़ और ज़ियारत, ये एक थोड़ा-सा आप हज़रात के लिए, मुफ्तियान इकराम के लिए काबिल गौर पहलू है। अब ये देखें, ये एक वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल दुनिया बनाई गई है, डिजिटल दुनिया, जिसमें खाना काबा की एक लोकेशन है, और उसमें डिफरेंट किस्म के आप ये देख सकते हैं कि अवतार्स मौजूद हैं, यानी इंसानी अ, इंसानों को रिप्रेजेंट करते हुए, नुमाइंदगी करते हुए मुख्तलिफ़ किरदार मौजूद हैं। और ये कोई मेरी अपनी ज़हनी इख्तिरा नहीं है, बल्कि ये प्रोफ़ेसर क्रिस्टियन ग्रूबर हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन अमेरिका की हैं, जो इस पे काम कर रही हैं और बाकायदा इस चीज़ को आगे इस मौजू पे तहकीक कर रही हैं। और ये मैंने उनका जो है पूरा हवालाजात भी यहाँ पे फ़राहम किए हैं, और ये एक पूरी फुल प्रोफ़ेसर हैं जिनकी पूरी सलाहियतें और पूरा मकसद अ, मेटावर्स की जानिब और मुसलमानों की जानिब हैं। तो अब इस पे ये मुसलमान साइंसदानों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस पे उनका जो है ना उनका उनको जवाब दें। और जहाँ तक उलमा इकराम का ताल्लुक है, तो उलमा इकराम के सामने जो मेन सवाल आता है वो ये आता है कि क्या मेटावर्स पर खाना काबा का तवाफ़ और ज़ियारत, असली तवाफ़ और ज़ियारत का मतबादल हो सकता है? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ही जवाब है, मगर ये आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पे तहकीकात करके जो नौजवान हैं उनके सामने ये चीज़ें लाई जा रही हैं, और जिन नौजवानों का ठोस अकाइद नहीं है और जो मुफ्तियान कराम और उलमाए कराम से दूर हैं, तो वो इन चीज़ों के उसके अंदर बहलावे में या फुसलावे के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ये तो इस मौजू पे बात करेंगी सितंबर 2024 के अंदर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस के अंदर इनकी ये टॉक है। ये मैंने आपको ये शेयर कर दिया। बेसिकली उसमें वो हवाला दे रही हैं कि तुर्की की जो डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, उसने जब ये चीज़ देखी तो उसने तो कहा कि यानी अगर कोई मेटावर्स पे हज करता है तो वो असल हज के कायम मकाम नहीं हो सकता। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कह दिया। मगर आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ यानी आइडिया के तौर पे इसकी तरोीज व अशाअत की जा रही है। तो ये एक चीज़ है। अब इससे जुड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कुछ तो गौरतलब सवालात हैं जो मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहूँगा। एक सवाल ये है कि क्या मेटावर्स पर मौजूद मस्जिद में किसी शख्स का अवतार नमाज अदा करे तो क्या नमाज अदा हो जाएगी? यानी एक तो ये है कि हम मस्जिद में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, और एक ये है कि उस शख्स का अवतार या फिज़िकल बंदे की जो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है, वो मेटावर्स की दुनिया में डिजिटल मस्जिद हो, वहाँ पे वो जाए और बाकायदा जो है नमाज अदा करे, तो उसका क्या हुक्म होगा? इसी तरीके से मेटावर्स पर दीनी तालीम हासिल करने के लिए क्या डिजिटल मदरसे बन सकते हैं? और क्या इन डिजिटल मदारिस में तलबा कराम के डिजिटल अवतार इन लेक्चर्स में शामिल हो सकते हैं? सवाल एक ये भी है कि क्या मेटावर्स में डिजिटल दारुल इफ्ता का क़याम अमल में लाया जा सकता है? और इस दारुल इफ्ता के काम का दायरा कार और तरीक़ाकार क्या होगा? इसी तरीके से एक सवाल ये है कि क्या उलमाए कराम के अवतार इन दारुल इफ्ताओं में होंगे और साइल के अवतार आकर इनसे सवालात करेंगे? ये महज़ तख़य्युलाती बातें नहीं हैं, ये रिसर्च हो रही है, और बहुत सारे नौजवान
इन अकाइद पे आ भी रहे हैं। तो हम चूँकि इन रिसर्च वाली चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो इस बात से मैं आप हज़रात के सामने वो आइंदा पेश आने वाले मसाइल और सवालात आपके सामने रख रहा हूँ, और ये बाकायदा हवालाजात के साथ हैं। इस पे तहकीक भी हो रही है और नई-नई चीज़ें ये लोग लेके भी आ रहे हैं। एक सवाल ये है कि मेटावर्स पर जदीद तरीन ख़रीद फ़रोख्त की शक्लें वजूद में आ रही हैं। मसलन मेटावर्स पे एक ज्वेलरी की दुकान बना दी गई, फिर वहाँ पे एक सारिफ़ आता है जिसका अवतार होता है और वो सोना ख़रीदता है, और सोना उस जो डिजिटल अवतार है सारिफ़ का, उसका एक घर है, वहाँ से वो सोना यानी डिजिटल ज्वेलरी की जो दुकान है, उससे वो सोना मुंतकिल होता है उस डिजिटल अवतार के घर में। तो इसमें बेसर्फ़ का हुक्म यानी हाथ दर हाथ तक़ाबुज़ फ़िल मजलिस कैसे नाफ़िज़ होगा? यानी ये तो हमारे फ़ुक़हा कराम के बेसिक यानी बुनियादी उसूल हैं, तो इस पे इनका कैसे इतलाक़ होगा? और क्या ये ख़रीद-फ़रोख्त जायज़ भी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये लोग तो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं, पूरी दुनिया में चला रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये लोग तो इसी तरफ जा रहे हैं, और बड़े पैमाने पे ख़रीद-फ़रोख्त शुरू भी हो चुकी है और हो भी रही है। तो ये चीज़ ऐसी है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से क्या शरिया कंप्लायंट मेटावर्स मुमकिन है? यानी मेटावर्स तो है, उसकी अफ़ादियत से, उसके फ़ायदों से कोई इनकार भी नहीं कर सकता। मगर क्या शरिया के उसूलों को उस पे इम्प्लीमेंट किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, तो कितनी हद तक किया जा सकता है? और क्या-क्या उसमें मुश्किलात पेश आएँगी? और अगर जैसे हमने बात की कि बेसर्फ़ की बात की, तो अगर वो नहीं है तो फिर क्या खुदा न ख़ास्ता इनकार फ़िक़्ह का दरवाज़ा नहीं खुल जाएगा? क्योंकि जो 1400 साल के अकाबरीन हैं, फ़ुक़हा इकराम हैं, उन्होंने जो उसूल और ज़वाबित दिए हैं, तो जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, तो उस वक़्त तक तो ख़रीद व फ़रोख्त मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं होगी। तो उसको किस तरीके से देखा जाएगा? इस तरीके से एक सवाल ये भी है कि मेटावर्स किस तरीके से हमारी दीनी इक़दार, इबादत वगैरह पे असर-अंदाज़ होगा। अब ये एक तहकीकी मकाला है जो कि हाल ही में 2024 में छपा है, जिसमें अ, मेटावर्स के असरात का जो हमारी इबादत हैं उन पे ज़िक्र किया गया है। मैंने हवाला दे दिया है, जो हज़रात देखना चाहें इसको मज़ीद तफ़सीलात में देख सकते हैं। और जब कोई मेटावर्स में मसाजिद की तामीर पर चंदा देना देगा, तो क्या वो जायज़ होगा? यानी एक तो है हकीकी मस्जिद, हकीकी ज़मीन पे मौजूद है। एक है कि मेटावर्स पे डिजिटल मस्जिद बनाई जाए। उसके लिए बहुत सारे लोग चंदा इकट्ठा करेंगे। अब ये बात कोई यानी ये हकीकत से करीब है, क्योंकि इस वक़्त मेटावर्स पे डिजिटल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और गैदरिंग्स हो रही हैं और उसमें कलेक्शंस की जाती हैं, डोनेशंस ली जाती हैं, ये सारे काम हो रहे हैं। तो इस तरफ भी लोग जा रहे हैं और नए-नए जो है ना चैलेंजेस मुसलमानों के लिए खड़े हो रहे हैं। फितनों के नए-नए दरवाज़े खुल रहे हैं। इसी तरीके से क्या वर्चुअल इस्लाम, यानी जब हम डिजिटल की बात करते हैं, तो वर्चुअल इस्लाम की टर्मिनोलॉजी ये मुहक्किकीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरी अपनी इख्तिराअ नहीं है। वर्चुअल हज, वर्चुअल कुर्बानी, ये सारी चीज़ें जो है ना ये जो आजकल अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर ये इस पे मुहाज़रात हो रहे हैं और वो वहाँ के मुहक्किकीन अपनी सलाहियतें लगा रहे हैं और इन चीज़ों को मुसलमानों के ज़हनों के अंदर, मुसलमान नौजवानों के ज़हनों के अंदर पेवस्त कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुसलमान नौजवान डिजिटल मीडिया का और जो है मेटावर्स का और इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस बात से ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अच्छा, अब वर्चुअल हज की इक़साम, बिल्कुल वर्चुअल हज के मुताल्लिक जैसे ये एक तहकीकी मकाला है जो कि 2023 में छपा है। अब इसमें वर्चुअल हज करना मेटावर्स पे दिखाया गया है। अब उसके कुछ फ़ायदे उन्होंने गिनवाए हैं कि एक तो ये है कि बाज़ मर्तबा ये होता है कि बाज़ जो गाँव के लोग होते हैं, अब उनको हज के जो मनासिक होते हैं, उनको करते हुए मुश्किलात पेश आती हैं। तो अगर मेटावर्स पे हज का तरीका डिजिटल तौर पे उनको सिखाया जाए, बताया जाए कि कौन-कौन सी रुकन कहाँ पे अदा होगा, वो किस तरीके से होगा, तो इससे उनको जब वो असल हकीकत में जाके हज करेंगे तो उनको सहूलत पैदा होगी। इसी तरीके से कोई बंदा जाके अगर वो फ़िज़िकली हज खाना काबा या मस्जिद नबी नहीं जा सकता और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत नहीं कर सकता, तो मेटावर्स पे
ये अगर डिजिटल इन चीज़ों का वजूद होगा, मस्जिद नबवी का, खाना काबा का और इन चीज़ों का, तो लोग अपने घर बैठ के इन चीज़ों की ज़ियारत कर सकेंगे और ये काफ़ी हकीकत से करीब उनको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मुहक्किकीन हज़रात पेश कर रहे हैं और इस पे बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है और जो है हुकूमती सतह पर इसमें काफ़ी पेशरफ़्त भी हुई है और बनाई हुई चीज़ें बनाई भी जा रही हैं, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाए भी जा रहे हैं। मैं आगे जाके आपको इसका प्रैक्टिकल मिसालें भी दूँगा। तो यहाँ तक तो मैंने थोड़ा-सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि मेटावर्स के दोनों ही इस्तेमाल हैं, पॉज़िटिव भी इस्तेमाल है, नेगेटिव भी इस्तेमाल है और जो साइंसदान और मुहक्किकीन हैं, वो तो इंसानियत की भलाई के लिए ये पेश कर रहे हैं, मगर जो सरमायादार लोग हैं, पूरी दुनिया को माशी तौर पे जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, वो इससे पैसा बनाना और मुसलमानों को उनके दीन से दूर करने के लिए और मुसलमानों के अंदर नए-नए फ़ितनों का रिवाज डालने के लिए उस पे मेहनत कर रहे हैं। अब मेटावर्स की जो साइंसदानों की सोच है कि साइंसदान इससे क्या हासिल करना चाहते हैं, मुहक्किकीन इससे क्या हासिल करना चाहते हैं, वो मैं आपको मिसाल के ज़रिए से बयान करता हूँ। देखें, हरा धनिया तो हमेशा हर एक कोई जानता है। मिसाल के तौर पे आपकी वालदा बिरयानी पकाना चाहती हैं और आपसे ये कहती हैं कि उनको हरा धनिया चाहिए। अब आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं और वहाँ से हरा धनिया लेके आएँगे, तो बुनियादी तौर पे जब आप हरा धनिया लेने जाएँगे तो आप हरे धनिये की गड्डी को उठाएँगे, उसको आगे से पीछे से पलट के देखेंगे कि कहीं वो बासी तो नहीं है, पुराना तो नहीं है, हरे पत्ते उसके हरे हैं, उसको सूंघ के देखेंगे। यानी आपको एक फ़िज़िकल एहसास होगा तरोताज़गी का, तो तरोताज़ा हरे धनिये की गड्डी आप उठा के लेंगे। तो ये तो वो हो गया एक्सपीरियंस जब आप फ़िज़िकली किसी दुकान पे जाते हैं, हकीकी तौर पे दुकान पे जाते हैं और वहाँ से हरे धनिये की गड्डी को लेके आते हैं। अब अगर यही दुकान इंटरनेट पे मौजूद हो और आपने घर बैठ के इंटरनेट से हरे धनिये की गड्डी को ऑर्डर करना है, तो सूरत हाल कुछ ये होगी कि ये मैंने यहाँ पे आयरलैंड की एक शॉप है, मार्केट, वहाँ पे हरे धनिये की गड्डी को देखा, तो इस तरीके से मुझे एक पैकेट में नज़र आ रही है। अब जब मैं इसको ऑर्डर करूँगा, तो ऑर्डर पैसा तो मेरा चला जाएगा, ऑर्डर भी पूरा हो गया। अब जब घर पे डिलीवरी आएगी इस हरे धनिये की, तो हो सकता है कि वो हरा धनिया बासी हो, ताज़ा ना हो सकता है उसमें कुछ पुराने पत्ते हों, तो फिर मैं उसको वापस कर दूँगा। यानी जब मैं ऑर्डर इंटरनेट पे वेबसाइट पे ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मुझे रियल एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। यानी मैं इस हरे धनिये की गड्डी को जब ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मैं इसकी खुशबू तो नहीं सूँघ सकता, इसकी तरोताज़गी को तो नहीं देख सकता। तो अब इसका हल क्या निकाला जाए कि ये जो वेबसाइट वाले हैं, ये चाहते हैं कि इनके सारिफ़ीन को वो हकीकी एक्सपीरियंस मिले, जो कि एक आम सारिफ़ को हकीकी तौर पे जब वो हरा धनिया की गड्डी खरीदता है, वो मिलता है। यानी उसको खुशबू का भी एहसास हो, वो उसको 3D तीनों डायमेंशंस के अंदर उसको देखे भी, तो उसके लिए वो थोड़ी-सी जिद्दत लेके आता है और वो ये करता है कि बहुत स जितने भी हरे धनिये की गड्डियाँ उसके पास मौजूद हैं, उनकी रियल टाइम पिक्चर्स ले लेता है और वेबसाइट पे डाल देता है। अब हम किसी किसी एक पर्टिकुलर पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो वही पिक्चर वाली हरे धनिये की गड्डी हमें डिलीवर होगी। इससे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस और बढ़ेगा, यूज़र एक्सपीरियंस होगा। यानी अब हरे धनिये की 20-25 गड्डियाँ हमें वेबसाइट पे नज़र आ रही होंगी, उनमें से जो हमें ज़्यादा तरोताज़ा लगे, उस पे हम क्लिक करें, वो आ जाएगी। मगर इसमें भी जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, सारिफ़ का जो एक्सपीरियंस है, वो अ, इतना ज़्यादा नहीं है। ना उसमें वो खुशबू को सूँघ सकता है, ना वो 3 डायमेंशंस को देख सकता है। अब उसके लिए क्या करता है ये वेबसाइट वाला, अपनी दुकान में मज़ीद जिद्दत लेके आता है और रियल टाइम मूवी कैमराज़ लगा देता है उस सेक्शन पे जहाँ पे हरे धनिये की गड्डी मौजूद है। अब हम वहाँ से रियल टाइम उसको देख सकते हैं, हरे धनिये की गड्डी को। अगर वहाँ पे रोबोटिक आर्म लगा दिया जाए, तो रोबोटिक आर्म की मदद से हम इंटरनेट पे उस हरे धनिये की गड्डी को उठा के उलट-पुलट के 3 डायमेंशनल उसका व्यू भी देख सकते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी हमें उसकी ताज़गी के मुतालिक तो नहीं पता चलेगा, कम से कम खुशबू तो हमारे कमरे के अंदर नहीं आएगी। यानी अगर दुकान इंडिया में मौजूद है, देवबंद में, और मैं आयरलैंड से बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मैं उसकी 3 डायमेंशनल व्यू तो देख सकूँगा, मगर वो खुशबू कैसे आएगी? तो इसका भी हल निकाला गया है और इसका हल के लिए जो है हम सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब सेंसर्स में डेफ़िनेटली अ, इसका एक तरीक़ाकार ये निकाला, कि एक तो ये है कि वो लाइव वहाँ से खुशबू सूँघे और फिर वो ट्रांसमिट करे, तो ये तो पॉसिबल अभी फ़िलहाल नहीं है। अलबत्ता ये पॉसिबल है कि मेरे घर में बहुत सारी खुशबुओं के एक्सेंट, बहुत सारी खुशबुएँ मौजूद हों और जब मैं उस वेबसाइट से इंटरैक्ट करूँ,
तो वेबसाइट वाला मुझे बता दे कि फ़लाँ नंबर वाली खुशबू का हम को डील कर रहे हैं, और फिर मेरे कमरे में मौजूद सेंसर्स उस खुशबू को कमरे के अंदर फैला दे, तो इससे मुझे उस खुशबू का एहसास अपने कमरे के अंदर हो सकता है। और ये मुमकिन भी है। आजकल बहुत आराम से ऐसी डिवाइसेस ऑनलाइन मिल रही हैं जिनको जिनके ज़रिए से आप इस खुशबू का एहसास कमरे में कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से, यानी आप कहीं दूर मौजूद हैं, मोबाइल फ़ोन से क्लिक करें और कमरे के अंदर खुशबू फैल जाएगी। ये आईओटी डिवाइसेस हैं, जैसे अरोमा आईओटी, ओफोन वगैरह। तो इस तरीके से पॉसिबल है। ये डिवाइसेस हैं, ये बाज़ार में इस वक्त बाकायदा फ़रोख्त भी हो रही हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के खुशबुएँ मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये बुनियादी तौर पे मेटावर्स का विज़न ये है कि देखें, हम सारिफ़ीन को एक हकीकी एक्सपीरियंस दिलाना चाह रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये मेटावर्स का वो विज़न है जो कि साइंसदान लेके आ रहे हैं। अब इसमें बात ये है कि हम हकीकी तौर पे जब हम एक जगह से दूसरी जगह की बात करते हैं, तो हकीकी तौर पे वो खुशबू ट्रांसफ़र नहीं होती। खुशबू उस कमरे में मौजूद है, सिग्नल्स पास हो रहे हैं, और सिग्नल्स की मदद से हम उन खुशबुओं को एक कमरे में महका रहे हैं। और इसके लिए हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब साइंसदानों ने ये सोचा है कि एक ऐसी डिजिटल, वर्चुअल या तख़यलाती दुनिया होगी जिसमें हर चीज़ को हम इंटरनेट पे ज़ाहिर करेंगे, और 3D उसका एक वर्ज़न होगा, उसको हम मेटावर्स कहते हैं। यानी हकीकी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी हम रिप्रेजेंटेशन हम एक डिजिटल 3D दुनिया के अंदर करेंगे, इंटरनेट पे करेंगे, और उसका नाम मेटावर्स होगा। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है मेटावर्स की, और ये वो विज़न है जो कि साइंसदानों का विज़न है। और अगर आप में से किसी का कंप्यूटर गेम खेलने का इत्तेफाक हुआ हो, तो आपको पता है कि डिजिटल किरदार बनाए जाते हैं। अब आजकल जो गेम्स आ रहे हैं, उसके अंदर इतना ज़्यादा गेम्स के अंदर एडवांसमेंट हो चुकी है कि वो गेम हमें ऐसा लगता है कि हम हकीकी ज़िंदगी में खेल रहे हैं। बाद मरतबा अगर हम तलवार से कोई वार करते हैं उस गेम के अंदर, तो हमने सेंसर्स पहने होते हैं, और हम 3D जो है एनवायरनमेंट के अंदर इतने इमर्सिव हो चुके होते हैं कि हमें लग रहा होता है कि वाक़ई हमने किसी पे तलवार चलाई है और उसका असर हम पे पड़ा है। ये सेंसर्स की मदद से ये सारा कुछ हो रहा होता है, और आज की दुनिया में मुमकिन है। तो साइंसदानों का बस मकसद यही है कि एक ज़्यादा से ज़्यादा जब हम डिजिटल दुनिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हकीकी दुनिया के करीब लाया जाए। और उस हकीकी दुनिया के करीब लाने के लिए जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, टैक्टाइल इंटरनेट है, मस्नूई ज़हानत है, टेलीकम्युनिकेशन है, ब्लॉकचेन है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए जो डिजिटल दुनिया है, उसको हकीकी दुनिया के करीब लाया जा रहा है। ये साइंसदानों का विज़न है। हरे धनिए की मिसाल के अंदर हमने देख लिया कि एक दुकान होगी मेटावर्स के ऊपर, डिजिटल तौर पे आपका अवतार चलते हुए उस दुकान के अंदर जाएगा, और वहाँ पे जाके हिस्सी तौर पे उसको यानी महसूस करेगा डिजिटल तौर पे, और आपको हिस्सी तौर पे महसूस हो रहा होगा, और फिर जो है आप ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे होंगे। यानी अभी जो इंटरनेट पे हमें ख़रीदो फ़रोख्त नज़र आ रही है, ये थोड़ा-सा और एडवांस फॉर्म में चली जाएगी। और जो सारिफ़ीन हैं, अब जैसे हमारे पास हर एक के पास स्मार्टफ़ोन है, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है आईओटी डिवाइसेज़ भी और ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के अंदर इंटीग्रेट हो जाएँगी, और हम डिजिटल दुनिया पे जो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, वो 3D और वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, और हमें ऐसा लग रहा होगा कि हम वाक़ई एक हकीकी दुनिया में चल फिर रहे हैं। इसके साथ-साथ ये जो मेटावर्स पे आजकल जितने प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हैं, उनमें जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो बुनियादी तौर पे एनएफटीज़ बना के चीज़ों के डिजिटल जो असासे हैं, डिजिटल एसेट्स हैं, उनके एनएफटी बनाई जा रही हैं, और उसकी जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है मेटावर्स पे, वो क्रिप्टो करेंसी की मदद से हो रही है। ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं मेटावर्स के, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे जब ये अवतार ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेगा, और उस हरे धनी की गड्डी को ख़रीद लेगा, तो जो साइंसदानों ने जो अपना विज़न दिया है, उसके मुताबिक तो उससे यूज़र को एक उसका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, और वो एक हकीकी चीज़ की तरफ जाएगा, हकीकी चीज़ आराम से हासिल कर सकेगा। मगर इसके अंदर जो आलात लगेंगे, वो मुख्तलिफ़ किस्म के आलात चाहिए होंगे, जिसमें मेटा का क्वेस्ट 2 वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट है,
और दीगर जो है ना आलात हैं जिनको वो इस्तेमाल करके हकीकी एहसास हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मेटावर्स पे एक अवतार दूसरे अवतार को एक मुक्का मारे, तो वो मुक्का तो डिजिटल किरदारों में लड़ाई हो रही है ना, अब उसका एहसास हकीकी दुनिया में हो उसके लिए जो है वो भी मुमकिन होगा इन सेंसर्स की मदद से। इसी तरीके से कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है रिमोट एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर, तो अगर वो किसी चीज़ को प्रेशर से दबाता है तो उसको महसूस हो रहा होगा कि ये चीज़ प्रेशर से दब रही है, और ये मुमकिन है, ऐसा आजकल हो भी रहा है। इसको कहते हैं टैक्टाइल इंटरनेट, यानी ऐसा इंटरनेट जिसके अंदर हम महसूसात को मुंतकिल कर रहे होते हैं, और ये बाकायदा 5G टेक्नोलॉजी की मदद से ये हो भी रहा है। तो ये सारी बातें ये तख़य्युलाती नहीं है, ये हकीकतन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल डेवलप कंट्रीज़ के अंदर गो के महदूद पैमाने पे हो रही हैं, मगर होना शुरू हो चुकी हैं। ये वो मेटावर्स का कि में इस्तेमाल होने वाला मेटा का क्वेस्ट 2 वर्चुअल रियलिटी का हेडसेट है। ये बासानी बाज़ार से मिल जाता है। इसी तरीके से एक हैप्टिक हैंड बेस कंट्रोलर है जिसके अंदर हम महसूसात को देख सकते हैं। ये हैंड टच कंट्रोलर है। ये बहुत सारे ऐसे आलात हैं जो आजकल हम कंप्यूटर गेमिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर बुनियादी तौर पे इनका आगे इतना वसी पैमाने पे इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा कि लोग इसको बेदरे मेटावर्स के अंदर डिजिटल दुनिया के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अ, अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो दुनिया के बड़े सरमायादार हैं और बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के मालिक हैं, तो उनको तो इतनी ज़्यादा इंसानियत से कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका मकसद तो पैसा कमाना है। तो वो तो जो है इस मेटावर्स को फ़रोग़ दे रहे हैं, और उसमें जो नई-नई चीज़ें पेश आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें अशकालात हैं। मसलन मेटावर्स पे जो है अवतार्स हैं उनके लिए कपड़े बेचे जा रहे हैं, उनके लिए स्किन्स गेमिंग की टर्मिनोलॉजी में इसको स्किन कहते हैं, वो दी बेची जा रही हैं, बंदूकें बेची जा रही हैं, डिजिटल असासों की ख़रीदो-फ़रोख्त शुरू हो चुकी है। और ये सारे डिजिटल असासे जो हैं ये महज़ तख़य्युलाती वर्चुअल और डिजिटल तौर पर मौजूद हैं, और ये इनका हकीकी असासों से या हकीकी दुनिया की चीज़ों से इनको जोड़ा नहीं गया, ये अभी नुमाइंदगी नहीं करती। तो यानी साइंसदानों का विज़न ये था कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर मेटावर्स के अंदर चीज़ें हकीकी दुनिया की नुमाइंदगी करेंगी। जैसे कि वो हरे धनिया की गड्डी एक असल हरे धनिया की गड्डी की नुमाइंदगी कर रही है। मगर यहाँ पे जो है ये चीज़ थोड़ी-सी हाईजैक हो गई है, सरमाएदारों ने कर ली है और वो इससे पैसे बनाना शुरू कर दिया है, और इसके लिए वो धड़-धड़ इससे पैसा कमा रहे हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये आ गई है कि एक ही शख्स के बहुत सारे अवतार्स भी बन रहे हैं, बहुत सारे डिजिटल एसेट्स भी बन रहे हैं, और एक इमेजिनरी इकोनॉमी डेवलप हो रही है मेटावर्स के नाम पे। तो अब मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा हरे धनिया की गड्डी को इंटरनेट से ख़रीदता है और वो मेटावर्स से ख़रीद रहा है, तो मेटावर्स में उसको फ़ायदा ये होगा कि उसको एक रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। वो ऐसा महसूस होगा कि वो असल हकीकी हरे धनिया की गड्डी को वो मेटावर्स से ख़रीद रहा है। तो इस मिसाल से हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता चल गया कि मेटावर्स में डाला गया ये जो डिजिटल असासा है, यानी हरे धनिया की तस्वीर या उसका डिजिटल एसेस, ये हकीकी दुनिया के असासे यानी असली हरे धनिया की नुमाइंदगी करता है। जैसे अभी आम इंटरनेट पे जब हम कोई चीज़ खरीदो-फ़रोख्त करते हैं, तस्वीर नज़र आ रही होती है, तो वो तस्वीर हकीकी माल की या हकीकी असासे की नुमाइंदगी कर रही होती है, और वही चीज़ हमें मिल मिल जाती है। मिसाल के तौर पे इंटरनेट पे अगर हम एक गाड़ी देखते हैं, एक पुरानी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो उसकी तस्वीर होती है, जब हम उसको ख़रीदते हैं तो वो उस हकीकी असासे की नुमाइंदगी करती हुई हमें नज़र आती है। मगर अब डिजिटल दुनिया के अंदर इतनी तरक्की हो गई है कि वो जो है ना खाली डिजिटल असासे उसमें मौजूद हैं, उसमें हकीकी दुनिया की चीज़ों की या असासों की नुमाइंदगी नहीं है। तो हम 2 तरीके से इस पे बात कर लेते हैं। पहली सूरत तो ये है कि जब मेटावर्स पे डाला गया जो डिजिटल एसेट है या डिजिटल असासा है, तो वो हकीकी दुनिया के असासे की नुमाइंदगी करे। अब उसके अंदर भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, और ये मैं मुफ्तियान इकराम से ही पूछा है। जो मुफ्तियान इकराम ने मुझे बताया वो मैं आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। वो ये है कि जब हम हकीकी दुनिया अ अ, की नुमाइंदगी करती हुई चीज़ों की अशिया की ख़रीदो-फ़रोख्त करेंगे, तो उसमें हमें जो है बे के मुनक्कद होने के लिए जो शराइत हैं उनको सामने रखना पड़ेगा। फिर जाके वो ख़रीदो-फ़रोख्त जो है ना मुफ्तियान इकराम के मुताबिक सही होगी। ये कुछ शराइत हैं, यानी वो चीज़ माल होनी चाहिए, वो मौजूद होनी चाहिए। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आप हज़रात मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और उसके अलावा और भी कई शराइत हैं
जो हज़रत शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू की किताब फ़िक़हुल बुयू में आप हज़रात ने लाज़मी मुताला किया होगा। अब ये शराइत जब जारी हो रही हैं, जब डिजिटल असासा हकीकी असासे की नुमाइंदगी कर रहा है। अब अगर एक डिजिटल असासा है और वो हकीकी असासे की नुमाइंदगी कर रहा है और उसके अंदर इन शराइत को पूरा नहीं किया गया, मिसाल के तौर पे वो चीज़ जो है वो मौजूद नहीं थी, वजूद में नहीं आई, तो शरीयत के मुताबिक वो चीज़ वो ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं होगी। तो इसी तरीके से ये जो मेटावर्स में मिसाल के तौर पे ये जो मेटावर्स पे हम हरे धनिए की गड्डी की तस्वीर मौजूद थी, अब अगर कोई शख्स इस हरे धनिए की तस्वीर को ख़रीद ले और बेमुकम्मल ना हुई हो, यानी ख़रीदार का असली हरे धनिए की गड्डी पे मलकियत और कब्ज़ा ना हुआ हो, तो इस डिजिटल असास से यानी हरे धनिए की गड्डी को आगे फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। और शरीयत में इस तरह की ख़रीद फ़रोख्त बातिल कहलाएगी, या आप हज़रात के इल्म में है। इसी तरीके से अब अगर एक शख्स के पास वर्चुअल दुकान पे हरे धनिए की गड्डी मौजूद थी और असली हरे धनिए की नुमाइंदगी करती थी, और कोई शख्स इस हरे धनिए की तस्वीर ख़रीद ले और ख़रीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करे, जो कि मेटावर्स पे ख़रीदारी के लिए लाजमी है, तो इस सूरत में चूँकि जो क्रिप्टो करेंसी है ये शरई तौर पे सिरे से माल नहीं है, तो यहाँ पे भी ये बेबातिल कराएगी, क्योंकि समन जो है वो माल नहीं है। तो अब ये जो मसाइल हैं ये आप हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ख़ुलासा कलाम ये हुआ कि अगर मेटावर्स पे जो डिजिटल अशिया हैं वो हकीकी असासों की नुमाइंदगी करती हैं, तो भी उसके अंदर बे और शरा के तमाम शराइत को पूरा किया जाएगा, तब कहीं जाके आप हज़रात मुफ्तियान इकराम शरीयत के उसूलों के मुताबिक उसकी इजाज़त देंगे। तो ये तो पहली सूरत है। अब जो दूसरी सूरत है ये थोड़ी फ़िक्रमंदी वाली सूरत है, वो ये है कि जिसमें डिजिटल असासे हकीकी और असली दुनिया के असासों की नुमाइंदगी ना करते हों और सिर्फ डिजिटल तौर पे मौजूद हों। मिसाल के तौर पे एक तस्वीर है, तो अब डिजिटल तस्वीर है, इसका क्या हुक्म होगा? अब ये तो यानी उसकी ख़रीदो फ़रोख्त भी हो रही है और उसके एनएफटीज़ भी बने हुए हैं और उस पे उसकी कीमतें होशरबा बहुत ज़्यादा उनकी कीमतें बना के उससे पैसा कमाया जा रहा है। और ये पूरी एक मार्केट है। ये मैं सिर्फ़ ख़याली बातें नहीं कर रहा, आप मार्केट प्लेस में चले जाएँ, मार्केट प्लेस में एनएफटीज़ की, वहाँ पे बेतहाशा लोग नौजवान इन चीज़ों की डिजिटल असासों की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं और उससे पैसा बना रहे हैं। तो मेटावर्स को पैसा बनाने का ज़रिया बना दिया गया है, और जो साइंसदानों का असल विज़न था कि इंसानियत की खिदमत करें, उससे ये चीज़ दूर हट गई है। इसी तरीके से आप चले जाएँ ओपन सी के अंदर, ओपन सी एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे लाखों बल्कि करोड़ों पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ के हिसाब से इन डिजिटल असासों की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, जिसमें डिजिटल आपके जूते हैं, डिजिटल तस्वीरें हैं, डिजिटल हथियार हैं, और उनको हम गेम्स के अंदर या मेटावर्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिर्फ़ अपनी एक उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। एक होती है ना यूटिलिटी किसी चीज़ की, जैसे सॉफ्टवेयर की एक यूटिलिटी होती है। एक सॉफ्टवेयर है एडोबी, उससे हम कोई काम करते हैं, वर्ड सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, मगर ये सिर्फ़ डिजिटल असासे हैं जिनकी लाखों की तादाद में, यानी अगर आप कोई बंदा एक एनएफटी बनाना चाहे तो आजकल एक ही तरह की सैकड़ों एनएफटीज़ वो बना सकता है, कलर चेंज कर ले और उसकी ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता है। तो इस तरह की जो डिजिटल असासे बन रहे हैं थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, उसके मुतालिक जो है ना ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि वो शरई तौर पे माल के ज़ुमरे में नहीं आते। इस पे अलबलाग के अंदर दारुल उलूम कराची का अ, जो रिसाला निकलता है उसके अंदर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद मुआज़ अशरफ साहब ने एक बहुत ही अच्छा मज़मून लिखा है तफ़सीली एनएफटीज़ से मुताल्लिक, जिस पे इन सारी डिजिटल असासों की तफ़सीलन ज़िक्र भी किया है, और जिसको हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने पढ़ के उसको अप्रूव किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि मैं उसकी साइंसी उस पे फ़ीडबैक दे सकूँ, तो वो आप हज़रात ज़रूर पढ़िएगा। उसमें इन तमाम चीज़ों का तफ़सीली हुक्म हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहूम ने बयान फरमाया है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको मिसाल दी, ये ये ऐसा नहीं है कि ये अफ़साना है, बल्कि ये हकीकत में हो रहा है, और बहुत बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। और जो हरे धनिए की मिसाल के अंदर असली हरे धनिए को तो छोड़ दिया गया, अब हरे धनिया या इस तरह के एनएफटीज़ बना के उनकी ख़रीदो फ़रोख्त की जा रही है, और वो असली चीज़ों की असली असासों की नुमाइंदगी नहीं करती।
तो अब बस डिजिटल चीज़ें हैं, और उन डिजिटल चीज़ों को ही आपस में बहुत बड़े पैमाने पे उनमें सट्टेबाजी की जा रही है और उनकी ख़रीदो फरोख्त की जा रही है। तो बुनियादी बात यह है कि जो हजरात इस तरह के वर्चुअल असासों की या क्रिप्टो करेंसी की या मेटावर्स पर ख़रीदो फरोख्त को जायज़ करार दे रहे हैं, तो उनको साइंसी तौर पर उनको मुगालता हुआ है, और उनको समझ नहीं है कि ये ख़रीदो फरोख्त महज डिजिटल असासों की और फ़र्ज़ी और तख़यलाती दुनिया में हो रही है, और इसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हकीकी दुनिया से ताल्लुक़ हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसके अंदर किन अहकामात को आप हजरात मुफ्तियान इकराम देखते हैं। आप हजरात के इल्म में है कि यानी बकरी के पेट में जो बच्चा होता है उसके मुतालिक भी उसकी बे को जायज़ करार नहीं देते, हालांकि पेट में बच्चा मौजूद है, यानी मौजूद मस्तूरुल हाल को भी फ़ुक़हा इकराम मादूम करार दे रहे हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी मादूम चीज़ों की मिसालें हैं, आप हजरात पढ़ते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं जो मेटावर्स पे हमें नज़र आ रही हैं, जिनकी ख़रीदो फरोख्त हो रही है, अगर हम इसको मादूम की बे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब मैं आपको एक दूसरी मिसाल देता हूँ, इससे आपको और चीज़ें वाज़ेह तौर पे हो जाएँगी। मुझे थोड़ा-सा ये बताइएगा कि मेरे पास अभी कितना टाइम है? अभी तकरीबन आपके पास 8:30 हो रहे होंगे। आधे घंटे अभी है जी, हमारे पास टाइम है अभी तकरीबन 40 मिनट हैं। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक। तो अब मैं दूसरी मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ मेटावर्स के हवाले से। अब ये है मेटावर्स पे हम एक वर्चुअल ज़मीन खरीद रहे हैं मेटावर्स के लिए। अब ये एक प्लेटफॉर्म है, आप इसको खुद जाके विजिट कर सकते हैं। ये nextearth.io की वेबसाइट है और ये मेटावर्स के लिए ज़मीनें प्रोवाइड करती है। तो मैं इस वेबसाइट पे चला गया, आप खुद जाके इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसमें जो हम पूरी दुनिया का मैप हमारे पास मौजूद है। अब ये सबसे पहले मैं चला गया फ्रांस के अंदर। फ्रांस में मुझे नज़र आया, मैंने एफिल टावर की ज़मीन देखी। आप यहाँ पे ये मैं इसको पॉइंटर करके आपको दिखाता हूँ। ये चीज़, ये एफिल टावर की जगह है, और बल्कि मैं इसको जी, ये एफिल टावर की जगह है मैप के अंदर, फ्रांस के अंदर। अब इसको मैंने क्लिक कर लिया तो मुझे इसकी जो कीमत नज़र आ रही है वो तकरीबन 3,11,000 अमरीकी डॉलर की इक्विवेलेंट बनती है, जो कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये क्या है। ये असली असली एफिल टावर की ज़मीन नहीं है, ये सिर्फ एक डिजिटल मुझे मैप नज़र आ रहा है। जैसे गूगल मैप में मुझे मैप नज़र आता है, वो सेम मैप यहाँ पे भी है। और बस मैं इसकी इसको मैं ले रहा हूँ और सिर्फ शो शाह के लिए, और इससे मैं पैसे बनाऊँगा। ये मुझे एनएफटी मिल रहा है। अब यही काम मैंने क्या किया कि मैं देवबंद आ गया इसी वेबसाइट पे, और मैंने दारुल उलूम देवबंद और दारुल वफ़ देवबंद दोनों की ये आप इमेजेस देख सकते हैं, ये लोकेशन है। ये मैंने उसको सेलेक्ट किया। अब ये जो ज़मीन है, चूँकि अभी इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा लोग मेटावर्स की तरफ मुतवज्जह नहीं हुए हैं, तो इस वास्ते इसकी कीमत कम है। फ्रांस में बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, और एफिल टावर तो ऐसी जगह है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी। इसी के बिलमुकाबिल अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल की ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये जो आप ज़मीन देख सकते हैं दारुल उलूम देवबंद वफ़ और दारुल उलूम देवबंद की, ये सिर्फ 98 डॉलर की, यानी तकरीबन 8,200 इंडियन रुपए की मुझे मिल रही है। ये इसकी कीमत है। अब अगर कोई बंदा ये आप इमेजिन करें, ये डिजिटल तस्वीर ले ले, एनएफटी ले ले, और आके जो है जो नाज़िम आला हैं और दारुल उलूम देवबंद के जो नाज़िम हैं, मोहतमिम हैं, उनसे ये कहे कि जी अब आप मदरसे का एहतमाम मेरे ज़िम्मे कर दें क्योंकि मैंने ये ख़रीद फ़रोख्त कर लिया है। तो हम उसकी अकल पे यानी हम क्या कह सकते हैं? तो क्योंकि ये जो ज़मीन है ये असली हकीकी ज़मीन की नुमाइंदगी नहीं कर रही, और ये जो ख़रीद रहे हैं लोग, ये ख़रीद के इसको और ज़्यादा कीमत पे मेटावर्स पे इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। अब ना इसकी कोई यूटिलिटी है, ना इसका कोई और दीगर मकसद है। इसी तरीके से मैंने और भी मिसालें दी हैं। एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी है, इसकी कीमत तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी रुपए के इक्विवेलेंट है। तो इसमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सबसे पहले जो ये इस डिजिटल मेटावर्स के लिए जो ज़मीन ख़रीदी गई, ये पॉलीगॉन मैटिक की मदद से ख़रीदी गई ज़मीन, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है। जो ये जो ज़मीन की आपने जो वर्चुअल रिकॉर्ड देखा, इसको जो सेव किया जा रहा है, इसके एनएफटी बनाया जा रहा है, नॉन फंजिबल टोकन, यानी इसके रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन की मदद से महफूज किया जा रहा है, और उसके लिए पीछे क्रिप्टो करेंसी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है।
और मेटावर्स वो जगह है इंटरनेट पे जहाँ पे इस वर्चुअल ज़मीन को इस्तेमाल किया जाता है, उसकी खरीदो फरोख्त होती है, उससे पैसे बनाए जाते हैं। ये एक और मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। ये प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये एक मेटावर्स का है जिसमें हकीकी दुनिया की जो है अ, वो की जा रही। मैं इसको आगे चलता हूँ क्योंकि इसमें म्यूज़िक है, तो आप उसको जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसी तरीके से ये पहले जो हमने देखा ये तो एक अर्थ 2 की वेबसाइट थी, उससे पहले जो है नेक्स्ट अर्थ की वेबसाइट थी। और अब ये जो है ये अर्थ 2 पे यही आप देख सकते हैं, दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम वफ़द की ज़मीन ये लोग भी बेच रहे हैं मेटावर्स के लिए। यानी हर कोई बंदा अपनी वेबसाइट बना रहा है और वेबसाइट बनाने के बाद उसी सेम ज़मीन की खरीदो फरोख्त की जा रही है और उसको मेटावर्स पे दिया जा रहा है। देखें, अगर कोई हकीकी ज़मीन होती है तो इसकी खरीदो फरोख्त एक ही बाय और मुश्तरी होते हैं ना, एक ही मरतबा खरीदो फरोख्त हो रही होती है एक वक्त में उस चीज़ की बहुत सारे लोग तो नहीं खरीद रहे होते ना, यानी मल्टीपल उसके बायर्स और सेलर्स तो नहीं होते। अब यहाँ पे एनएफ मेटावर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सूरत हाल पेश आ रही है। और ये सब कुछ करने वाले ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी से नहीं हो रहा। ये आप या मैं कोई भी बंदा वेबसाइट बना के पूरी अर्थ का मैप बनाए और उसकी ख़रीदो फरोख्त करना शुरू कर दे। बस वो लोग ख़रीदेंगे जो इस से पैसा कमाना चाहते हैं। इसी तरीके से ये एक डिसेंट्रलैंड है, ये भी एक मेटावर्स की एक वेबसाइट है और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के अवतार हैं, ये किरदार हैं। और ये इन किरदारों के जो मुख्तलिफ़ रंग के कपड़े हैं ये लाखों करोड़ों इंडियन रुपीस के अंदर मिल रहे हैं। इनके जूते जो हैं ये मिल रहे हैं। तो ये यानी ये चीज़ें इसराफ में आती हैं। आप हज़रात मुफ्तियान इकराम बेहतर समझते हैं। और ये मुसलमानों के वक्त का ज़िया होगा। इसमें ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी है, ना इसका कोई डिजिटल तौर पे इसका कोई फ़ायदा है। मैंने पहले आपको अर्ज़ किया था कि अगर मेटावर्स को किसी सही काम में इस्तेमाल किया जाए, जैसे डॉक्टर हज़रात सर्जरी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। मगर जो आजकल उसका जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल इन चीज़ों के अंदर हो रहा है। अब ये देखें, ये एक किरदार है, ये उसके कपड़े हैं। ये मैंने कपड़ों को आप देख सकते हैं चलाया है। ये उसकी गाड़ी है और ये इसके कपड़े हैं। ये 25 लाख इंडियन रुपए का एक किरदार मिल रहा है। तो इसकी इसकी क्या है हैसियत है और क्या ये इसराफ नहीं है? तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको जो है ना कोई बंदा जो है ना यानी कौन बंदा कहेगा कि इस पे पैसे लगाए और कौन इसको इस्तेमाल करे। इसी तरीके से ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जूते हैं। अब ये लाखों रुपए के हिसाब से ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिटल जूते मिल रहे हैं। और लोग ना सिर्फ ये कि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब आवाज थोड़ी सी कम हो रही है आपकी। जी, अब आवाज़ आ रही है? जी जी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो मेटावर्स पे डिजिटल असासे हैं, अब इनमें आप देख सकते हैं कि ये जूते हैं, डिजिटल जूते। और ये जो है ये बुनियादी तौर पे ये यहाँ पे बेचे जा रहे हैं और ये लाखों इंडियन रुपीस के हिसाब से बिक रहे हैं। और लोग इनको ख़रीदते इस वास्ते हैं ताकि इनको मेटावर्स पे इस्तेमाल करें। ये रंगीन किस्म के जूतों को पहने अपने डिजिटल किरदारों में शोशा करें। और बाद लोग इनको ख़रीदते हैं ताकि इनको और ज़्यादा कीमतों पे दूसरे लोगों को बेचें और फिर उससे पैसा कमाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे मेटावर्स के उन्वान से आजकल ये चीज़ चल पड़ी है। जो मेटावर्स का जो हकीकी तस्वुर था जी, आवाज़ नहीं आ रही? जी आ रही है आवाज। हाँ जी। तो मेटावर्स का जो हकीकी तस्वुर साइंसदानों ने पेश किया था उससे थोड़ा दूर चले गए हैं। अब ये जो वर्चुअल ज़मीन की जो खरीदो फरोख्त हो रही थी दारुल उलूम वफ़द देवबंद की ज़मीन की या दारुल उलूम देवबंद की ज़मीन की, अ, अब ये जो खरीदो फरोख्त हो रही है, क्या इसकी कानूनी तौर पे इजाज़त है? कानूनी तौर पे तो इसकी इजाज़त नहीं होगी। इसी तरीके से क्या इस वर्चुअल ज़मीन का जो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है
यही वर्चुअल ज़मीन का टुकड़ा दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी मिल रहा है, दूसरे मेटावर्स की वेबसाइट पे भी मिल रहा है, तो इसमें इसकी मलकियत का तयन कैसे होगा? और इसी तरीके से एक NFT मौजूद है, तो एक ही ज़मीन के मुख्तलिफ NFTs की ताबीर हकीकी दुनिया में कैसे होगी? और इसमें नीलामी भी हो रही है, ये हुकूमती टैक्स के निज़ाम से बचा जा रहा है इसके अंदर। और हुकूमती कवानीन के तहत क्या ये हकीकी ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त गिरदानी जाएगी? नहीं, हकीकी ज़मीन की तो ख़रीदो फ़रोख्त नहीं गिरदानी जाएगी, क्योंकि हुकूमत की इजाज़त से नहीं हो रहा। अगर हुकूमत एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाती, जैसे इंडिया की हुकूमत एक प्लेटफॉर्म बनाए लैंड रिकॉर्ड का, और वहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड है डिजिटल, वो हर हकीकी ज़मीन की नुमाइंदगी करे, तो फिर तो ये बात समझ में आती है। मगर ये क्या कि कोई किसी भी मुल्क में बैठ के कोई बंदा ये मेटावर्स का प्लेटफॉर्म बनाए और उसको बेचना शुरू कर दे, तो ना ये हकीकी ज़मीनों की नुमाइंदगी कर रही है और ना इसका कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मुल्की कवानीन के तहत इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने होते हैं और असासे डिक्लेयर करने होते हैं। अब ये कौन से असासे गिरदाने जाएंगे? यानी ये लाखों करोड़ रुपए इंडियन रुपीज़ के हिसाब से ये चीज़ें बिक रही हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है, पैसा बनाया जा रहा है, तो इनको कैसे असासा डिक्लेयर किया जाएगा इनकम टैक्स के अंदर? तो जो बात हम समझे वो ये समझ गए कि वर्चुअल डिजिटल असासों की इंटरनेट और ख़ासतौर पर मेटावर्स के तनाजुर में किस तरीके से ख़रीदो फरोख्त हो रही है, और ये दर हकीकत हकीकी ज़मीन और हकीकी मालिकान की अक्कासी नहीं करती। ये जो जितने भी डिजिटल असासे आजकल बेचे जा रहे हैं, इनकी कानूनी कैफियत क्या होगी, और क्या वाकई इनको हम हकीकी असासों का मालिक भी गिरदानेंगे जिनके पास ये डिजिटल असासे होंगे? तो ये सवालात थे जो मैंने मेटावर्स के हवाले से कुछ आपके सामने पेश कर दिए। अब मैं फ्लोर को ओपन करता हूँ, अगर आपके कुछ सवालात हों तो आप ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत अस्सलाम। मशकूर हूँ। आपका ये बहुत ही दिलचस्प मुहाजरा हम लोगों ने समाअत किया। चूँकि इस पूरे इसमें जो है ये वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का मसला है, और ज़ाहिर सी बात है आपका पहला लेक्चर हुआ था, उसमें आपने कहा था क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है। तो यहाँ तो पूरी बुनियाद इसी पे खड़ी है कि मेटावर्स की दुनिया में जो कुछ भी खरीदारी होगी वो क्रिप्टो करेंसी से होगी, और ये माल नहीं है। तो ये तो हम बहुत छोटे से फार्मूले पे सब मसले को हल कर लेते हैं कि भाई एक मेटावर्स पे जो कुछ भी होगा वो सही नहीं होगा, इसलिए कि क्रिप्टो करेंसी माल नहीं है और इसकी वजह से कोई भी चीज़ की खरीदारी जो है ये दुरुस्त नहीं है। एक तो मेरा ये था। दूसरी चीज़ ये है कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अभी हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे एक काफ़ी बहस है इस पे। क्रिप्टो करेंसी में 2-3 सवालात और भी जुड़ गए हैं। जैसे कि जो क्रिप्टो करेंसी में आज जो मुल्की करेंसी है वो भी डिजिटल करेंसी बन गई है। तो अब सवाल यह है कि क्या अगर हुकूमत इसको अप्रूव कर देती है क्रिप्टो करेंसी को, तो ये करेंसी जो है समन उर्फी की हैसियत इख्तियार कर जाएगी, या अगर हुकूमत ना भी माने, हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है, आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, और हम दोनों इस पर जो है लेन देन पे राजी हो जाएं, तो क्या इस सूरत के अंदर इसको शरई तौर पर इसके खरीदो फरोख्त दुरुस्त होगी, लेन देन करना जायज़ होगा? और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि अब जिन लोगों के पास ये करेंसी है, जिन्होंने लगा दिया है, अब हम कह रहे हैं कि भाई ये माल नहीं है, तो क्या वो इस पैसे को निकाल करके यानी कि खरीद करके वापस आ सकते हैं रिटर्न, या वो क्या करेंगे? लाखों में उन्होंने अपने पैसे को जो है क्रिप्टो में लगा दिया है, अब वो क्या करेंगे? थोड़ा इस पर अगर रोशनी डाल दें तो बेहतर होगा। जी, जज़ाकल्लाह खैर। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे सारे सवालात के मैं जवाबात आपकी खिदमत में पेश करूँ। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि बिल्कुल जो आजकल जो मेटावर्स में ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, वो क्रिप्टो करेंसी की बुनियाद पे ही हो रही है। मगर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि साइंसदानों का जो विज़न है, जो मुहक्किकीन का विज़न है, वो तो ये नहीं है जो कि ये आजकल जो हाईजैक कर लिया गया है। तो अगर आजकल के तनाज़ुर के हिसाब से हम बात करें, तो जो लोग मेटावर्स पे ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की मदद से कर रहे हैं, इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो वो तो आप हज़रात मुफ्तियान इकराम उसको मना फ़रमाएँगे क्योंकि वो माल नहीं है। मगर जो साइंसदानों ने विज़न दिया, साइंसदान अब आपको मिसाल के तौर पे एक सर्जन को सर्जरी सिखा रहे हैं, तो अब उसको तो मुफ्तियान इकराम जायज़ करार देंगे ना। उसमें ना तो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, बल्कि वो तो एक ट्रेनिंग सेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए चीज़ सिखाई जा रही है।
यानी एक डॉक्टर को, एक सर्जन को एक सर्जरी सिखाई जा रही है। या मिसाल के तौर पे जो पायलट होते हैं, हवाई जहाज़ के पायलट, तो अगर उनको असली जहाज़ पे जब भेजा भेजा जाता है, तो खुदा न खास्ता अगर वो जहाज़ गिर जाता है तो बड़ा करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए सिमुलेटर्स होते हैं। तो ये सिमुलेटर्स होते हैं, उसमें मसनूई जहाज़ की मदद से उनको जहाज़ चलाना सिखाया जाता है, वही इन्वायरमेंट दिया जाता है। अब उसी चीज़ को, उन सिमुलेटर्स को और आगे एडवांस किया जा रहा है और मेटावर्स के कॉन्टेक्स्ट में लेके आया जा रहा है। उस चीज़ को तो हज़रात मुफ्तियान किराम मना नहीं फरमाएंगे, वो तो एक तामीरी इस्तेमाल है उस चीज़ का। तो यानी अगर हम तारीफ़ी हिसाब से बात करें तो मेटावर्स की तारीफ़ के हिसाब से, उसकी असल माहियत के हिसाब से, तो उसका इस्तेमाल यानी सही कामों में भी है और गलत कामों में भी है। मगर जो आजकल उसकी जो इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादातर, वो इन डिजिटल असासों और इन चीज़ों पे हो रहा है। तो ये थोड़ा-सा, जब कोई साइल सवाल करेगा तो इस चीज़ को, उसकी उसकी जो एप्लीकेशन है, यानी उसका जो इस्तेमाल है, वो पूछ के फिर उसको अगर हज़रात मुफ्तियान इकराम जवाब दें तो वो ज़्यादा मेरे ख़्याल से मुनासिब होगा। क्योंकि अगर आप जनरलाइज़ कर देंगे तो फिर ये जो लोग हैं, जो कि उसको तामीरी चीज़ में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं और जहाँ पे डिजिटल असासा है ही नहीं, तो फिर उसको कैसे देखा जाएगा। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आपने कहा क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कि अगर हुकूमत क्रिप्टो करेंसी को यानी मान लेती है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इंडियन हुकूमत अब इंडियन रुपए को ख़त्म करके या इंडियन रुपए के साथ साथ अब बिटकॉइन को भी एक यानी लीगल टेंडर कह रही है? अगर तो ऐसा है लीगल टेंडर, तो जब ये होगा तो फिर हज़रात मुफ्तियान इकराम इसके मुतालिक फ़ैसला देंगे ना। हम मफरूज़ात पे तो बात नहीं करते, यानी जो मुफ्तियान इकराम हैं, जब वो किसी चीज़ का हुक्म लगाते हैं तो मफरूज़ात की बुनियाद पे हुक्म नहीं लगाते, वो उसकी हकीकत, असली माहियत और उस वक्त जो चीज़ चल रही है उसकी बुनियाद पे फ़ैसला फरमाते हैं। तो अभी इंडियन हुकूमत ने बिटकॉइन को एज़ अ लीगल टेंडर, एज़ अ करेंसी जारी नहीं किया, इंडियन रुपए को जारी किया है। अगर इंडियन हुकूमत, मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि इंडियन हुकूमत उसको एज़ अ बिटकॉइन को एज़ अ लीगल टेंडर जारी नहीं कर सकती। देखें, अभी तो इंडियन हुकूमत के पास सेंट्रल बैंक जो आपका है इंडिया का, उसके पास कंट्रोल है, वो जितने चाहे कागजी करेंसी के नोट और सिक्के जारी कर सकता है, मईशत पर थोड़ा कंट्रोल है। अगर बिटकॉइन को वो लीगल टेंडर बनाता है, करेंसी बनाता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर तो उसके हाथ से इंडियन मईशत का कंट्रोल ही चला जाएगा। इसमें मैंने बहुत ही तफसीली मज़मून 2 मुख्तलिफ़ मज़ामीन शाये किए हैं, जो कि मदारिस के बड़े बड़े रसाइल के अंदर छपे हैं, दारुल हक्कानिया के अंदर और दीगर मदारिस के अंदर। बैनात जामा बनोरी टाउन जो है कराची में, उसमें एक के अंदर तो मैंने जो डिजिटल करेंसी है उसके और कागज़ी करेंसी के जो 26 से करीब ज़्यादा यानी फ़र्क हैं, उनको वाज़ेह किया है। यानी जो क्रिप्टो करेंसी है, वो क्रिप्टो करेंसी वो एक अलग चीज़ है, और जो हुकूमत अगर किसी डिजिटल करेंसी का इजरा करती है वो अलग चीज़ है। ये दो बुनियादी बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। यानी अभी देखें, अभी हम इंडियन रुपए से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए से कर रहे होते हैं, तो वो हकीकी जो करेंसी है, कागज़ी करेंसी, उसकी वो नुमाइंदगी कर रही होती है। तो इसी को थोड़ा सा और डिजिटल कर दिया जाए, तो जब ये हुकूमत जारी करेगी, अभी इसमें वक्त लगेगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करना है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक अलग चीज़ है और क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल अलग चीज़ है। तो उस मकाले के अंदर मैंने उसका जिक्र किया है। और दूसरा एक और मकाला है, मजमून है, जिसमें मैंने, अगर बिटकॉइन को बतौर करेंसी इख्तियार करेंगे तो उसके नताइज क्या होंगे, ये भी एक मजमून है। अगर इसको भी आप देख लें तो उसमें उसकी वजाहत मिल जाएगी कि उसके किसी मुल्क की मईशत, कोई भी मुल्क उसको इख्तियार नहीं करेगा। भाई, अमेरिका क्यों नहीं इख्तियार करता? अमेरिका US डॉलर को छोड़ दे, बरतानिया पाउंड को छोड़ दे और बिटकॉइन को इख्तियार कर ले। तो असल में ये खुद तो इख्तियार करना नहीं चाहते, और जो दीगर तरक्की पजीर ममालिक हैं, पूरी दुनिया की ममालिक को की मईशतों को ये गिरवी रखना चाहते हैं, और उसके लिए ये सारा निज़ाम उन्होंने चलाया है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो मैं 2 बातों के जवाब दे सका, मैं बाकी सवालात आपके भूल गया। अगर मैंने जवाब ना दिया हो तो आप दोबारा से मुझे बता दें। फिर कहे तकदीरी नहीं है। नहीं, एक सवाल तो ये है कि क्या करेंसी होने के लिए हुकूमत का अप्रूव करना ये ज़रूरी है? और दूसरा ये कि 2 लोग अगर बाहमी तौर पर इत्तेफाक कर लें क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करने पे, तो क्या उनके लिए लेन देन सही होगा?
और तीसरा ये कि जो लोग इसमें पैसे लगा चुके हैं, क्या वो खरीदो फरोख्त करके वापस निकल सकते हैं या वो क्या करेंगे अब? जी, जहाँ तक दो लोगों की खरीदो फरोख्त का ताल्लुक है, तो जब क्रिप्टो करेंसी माल ही नहीं है तो हज़रात मुफ्तियान इकराम उसकी खरीदो फरोख्त को मना फरमाएंगे। यानी दो लोग आम तौर पे अगर खरीदो फरोख्त करना चाहें तो जब कोई चीज़ माल नहीं है तो उसकी खरीदो फरोख्त कैसे होगी, ये तो आप हज़रात बेहतर जानते हैं। वो तो जायज़ नहीं हो सकती ना। और ये मेरी 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 राय की तो कोई हैसियत नहीं है, ये तो मैं हज़रात मुफ्तियान इकराम के कॉल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े दारुल इफ्ताओं से जो हज़रात मुफ्तियान इकराम से सुना वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो करेंसी है आजकल के दौर में देखें, बगावत के कवानीन जो हैं, अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पे आप इंडिया के अंदर अपनी करेंसी जारी करना शुरू कर दें या नोट बनाना शुरू कर दें तो बगावत के अहकाम आप पे लागू हो जाएंगे। तो आजकल के दौर में अगर आप फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया या और दारुल उलूम कराची या दीगर हजरात अकाबरीन से पूछें तो ये कहेंगे कि आजकल के दौर में जो करेंसी का इजरा है मुल्की कवानीन के तहत वो हुकूमत वक्त करेगी, वरना इससे बगावत फैलने का अंदेशा होगा। तो ये चीज़ है आजकल के हिसाब से। और हाँ, ये दो बातें हो गई, मैं फिर भूल गया आपका सवाल। कोई अगर अभी भी कोई बाकी बचा हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिए। नहीं, एक सवाल ये रह गया था कि जिनके पास क्रिप्टो करेंसी है, जिन्होंने खरीद लिया है, वो अब क्या करेंगे? हाँ, ये अब आप किसी बड़े मुफ्ती साहब से, आपके दारुल इफ्ता में हज़रात मुफ्तियान इकराम मौजूद हैं, उनसे पूछ लीजिएगा तो इंशाल्लाह वो आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दे देंगे। कोई और सवाल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये वालेकुम जो हमने अस्सलाम इसमें रकम वरहमतुल्लाह। लगा दी तो उस रकम को हम अपने पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी, ये तो आप हज़रात मुफ्तियान इकराम को दारुल इफ्ता में अगर आप ये पूछ लें मसला कि आप किसी शख्स के पास क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, और क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जो अ, बेशतर मदारिस हैं पाकिस्तान की हद तक, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम बड़े मदारिस के अंदर मैंने सवालनामा भेजा था, पिछले 2 साल से मैं सवालनामा भेज रहा हूँ, तो उन सब के मुझे जवाब मिल चुके हैं। दारुल उलूम कराची हो, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू, बनूरी टाउन हो, दारुल उलूम हक्कानिया हो, खैरुल मदारिस हो, इसके अलावा जितने अशरफुल मदारिस हो हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का, या जितने बड़े बड़े मदारिस हैं वो सब इसके नाजायज़ होने के कायद हैं। और आपके इंडिया के अंदर दारुल उलूम देवबंद और दीगर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब रहमत बरकातुहू और दीगर हजरात वो इसको नाजायज़ कहते हैं। तो अब आप दारुल उफ्ता से ही जो है ये सवाल कर सकते हैं कि अब इसका क्या हुक्म होगा। दूसरा सवाल ये है कि हमारा अवतार जब मेटावर्स पर कोई काम करेगा, मिसाल के तौर पर अगर वर्जिश कर रहा है तो उसका एहसास हमारे बदन के अंदर होगा या नहीं? मिसाल के तौर पर हमारे पेट पे जो है तो वो 6 पैक बनेंगे नहीं बनेंगे? जी बिल्कुल बन सकते हैं, बन सकते हैं। उसके लिए आपको सेंसर ऐसा लेना पड़ेगा जो आपकी बॉडी से अटैच हो, और जब आपका अवतार वो एक्सरसाइज कर रहा हो तो आपका एक्चुअल बॉडी पे जो सेंसर लगा हो, एक बेल्ट लगी हो, जो अवतार अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है एब्डोमेन की और 6 पैक उसके एक सर्टेन लेवल तक बन रहे हैं तो वो आपकी बॉडी पे भी उसका असरअंदाज कर देगा। तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, और यही चीज़ इस्तेमाल होती है रिमोट सर्जरी के अंदर। तो ये सिर्फ तखयलाती नहीं है, प्रैक्टिकली मुमकिन है, आजकल हो रहा है ऐसा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वालेकुम पूछना ये है अस्सलाम कि मेटावर्स में जैसे टाइटल पेज है, इसी तरीके से मकानों की अच्छी तस्वीरें हैं। अगर उन मकानों की तस्वीरों को हम अगर खरीदते हैं, तो अगर कोई इंजीनियर है तो बहैसियत इंजीनियर उसको आगे फ़रोख्त कर सकता है। और ज़ाहिर-सी बात है कि उसको बनाने में जो मेहनत सर्फ़ हुई है, उसको आगे अगर बेचा जाए तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इस तरह से जूतों की जहाँ तक बात की आपने, अगर कोई बड़ा दुकानदार है, वो अपना एडवर्टाइज़ लगाना चाहता है, तो उसको खरीद सकता है वो। जी, ये वही मसला आ गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। मिसाल के तौर पे जो ग्राफिक डिज़ाइनर आजकल होते हैं इंटरनेट पे, अगर हम उनसे मिसाल के तौर पे दारुल उलूम देवबंद की जो मस्जिद है उसका खाका बनवाएं या एक डिज़ाइन बनवाएं, तो इस तरह की, या इंजीनियर एक चीज़ बनाए, तो उस हद तक तो हज़ार मुफ्तियान इकराम उसकी इजाज़त देंगे। मगर आगे जब उसकी ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है मार्केट प्लेसेस पे, मिसाल के तौर पे एक बंदा एक तस्वीर बनाता है, डिजिटल तस्वीर बनाता है, और उसकी खरीदो फरोख्त कर रहा है मार्केट प्लेस पे, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से ही खरीदो फरोख्त हो रही है और उसको जुए और सट्टेबाजी के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर इसके मुताबिक
जो अहकामात हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो ये अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई कि एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहा है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे उसको मेटावर्स की जो मार्केट प्लेस है जहाँ पे सट्टेबाजी इस वक्त चल रही है, भाई वहाँ पे जाके बेचने की क्या ज़रूरत है। अगर एक बंदे ने एक मेटावर्स के लिए एक ग्राफिक पिक्चर बनाई है, डिजिटल इमेज बनाया है, कोई खाका बनाया है, तो उसके अंदर जो मुफ्तियान इकराम ने अहकामात बताए उनको भी वो ख्याल रख ले कि उसमें भाई म्यूज़िक ना हो या उसमें कोई नाम की तस्वीर ना हो, इन चीज़ों का ख्याल रख ले। फिर अगर वो सारी चीज़ों से पास हो जाता है तो फिर वो जिस तरीके से नॉर्मल अगर कोई बंदा इंटरनेट पे डिजिटल तस्वीर बना के उसको बेचता है, सॉफ्टवेयर को बेचता है, तो उस तरीके से बेच दे। क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में जाके उसको सट्टेबाजी में क्यों लगा रहा है। ये चीज़ें सोचने की है। ओके सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह इस अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू हुई, और हम लोगों के लिए खुद ये बिल्कुल नई एक चीज़ थी। बहुत सरसरी इस पर मुताला हुआ, कभी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, तो आपने जिस गहराई के साथ इसको बताया, तो बुनियादी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि ये इस मौजू से इब्तदाई वाकफियत के लिए हमने इस मुहाज़रे का इनेकाद कराया था और आपको ज़हमत दी थी। यकीनन अभी ये मौजू अपने इर्तिकाई मराहिल तय कर रहा है और अभी आगे नई तहकीकात और नई ईजादात यकीनन सामने आएंगी। और जैसा आपने खुद जिक्र किया कि हर चीज़ का एक तामीरी पहलू होता है और एक तखरीबी पहलू होता है, तो मुझे याद आया कि सन शायद 99 या 2000 की बात है, मबाहिस फ़िक़हिया ने एक सेमिनार किया था बेंगलोर में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, और उस वक्त मसला पेश नज़र था टेलीविज़न का, कि इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू थी कि इसके जवाज़ और अदम जवाज़ पर। तो हिंदुस्तान के मशाहिर, मुफ्तियान और उलमाए किराम जमा हुए। हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रात भी जो सफ़े अव्वल के हज़रात थे वो उसमें मौजूद थे। तो हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें जो अपनी राय रखी, जो मुनाक़शा हुआ, तो उसमें हज़रत ने फरमाया था कि भई जिन चीज़ों का टेलीविज़न के बाहर देखना नाजायज़ है, उनका टेलीविज़न के अंदर देखना भी नाजायज़ है, और जिनको उसके बाहर देखना जायज़ हो सकता है, तो उसको उसके अंदर भी देखना जायज़ हो सकता है। तो मकसद यही कि चीज़ों के इस्तेमाल पर उसका हुक्म लगेगा कि उसका इस्तेमाल किस पहलू पर हो रहा है। जहाँ तक इसके फ़िक़ही ज़ावियों से गुफ्तगू है, तो वो यकीनन बहुत से नई जिहतें सामने आएँगी, ज़ाविये फ़िक्र मुख्तलिफ होंगे। मुझे लगता है कि ये उसके अलावा मुआशरती चैलेंज भी एक बहुत बड़ा खड़ा करेगा कि खुद इंसान के लिए इंसानियत को चैलेंज करेगी ये चीज़। हमारे जज़्बात, हमारे जो इमोशंस हैं और हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको मुतासिर कर सकता है। तो और आगे बढ़कर अगर देखा जाए, इसका एक मरहला वो भी आ सकता है, अल्लाह ना करे कि इंसान इस दर्जे पे सोचने पर मजबूर हो जाए कि इंसान की ज़िंदगी में नाउज़ुबिल्लाह खुदा की ज़रूरत और जो उसकी ज़रूरत पर सवाल उठ जाए। तो ये बहुत इसकी जो सिरे हैं बहुत आगे तक जाते हैं, तो हमें ज़रूरत है इस बात की, इसके फ़िक़ही पहलुओं पर तो गौर करने की ज़रूरत है ही, साथ-साथ मुआशरती पहलुओं से भी गौर किया जाए और अपनी आने वाली नस्लों के ईमान की और उनकी उनकी हिफाज़त के लिए हमें इसको समझना, और बच्चों को इससे यानी पेरेंटिंग की बात करूँ तो ये बहुत अहम मौज़ू हो जाएगा और आगे ये अपने वो शक्ल इख्तियार करेगा। अभी बहुत इब्तदाई मरहले में, और हम लोगों के लिए तो यकीनन, चूँकि हम लोग इससे बिल्कुल अभी नावाकिफ़ हैं, तो जैसे अभी देखा है कि भई फ़ेसबुक का भी नाम शायद तब्दील हो गया है, व्हाट्सएप को भी उन्होंने ही टेक ओवर कर लिया है, और आपने ज़िक्र किया कि इसके साथ-साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जा रही हैं, जैसे एवाटार है, इसी तरीके से ऑगमेंटेशन है, और ये एप्पल ने अभी वो विजन शायद लॉन्च किया है, अभी वो बहुत इब्तदाई मरहले पे है। उन्होंने एक ग्लास लॉन्च किया है कि वो आप, जिसको शायद डॉक्टर साहब ने दिखाया था, कि आप चश्मा लगा लेंगे वो और आप बिल्कुल हर चीज़ को अपने सामने महसूस करेंगे। कल हो सकता है वो टेक्नोलॉजी आगे बढ़कर आपके इन चश्मों में लग जाए। तो और ये बिल्कुल मुमकिन है चीज़ें, जब अब ये नक्शे अव्वल है ये उसका, आगे ये सब चीज़ें मुमकिन होने वाली हैं। तो इस माना कर इसके फ़िक़ही ज़ाविये से भी मसला है और ये मुआशरती नुक्ते नज़र से भी बहुत बड़ा मसला खड़ा होने जा रहा है। अल्लाह ताला हिफ़ाज़त भी फ़रमाए, और मैं बहरहाल आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपनी कीमती औक़ात में वक़्त दिया, और इंशाअल्लाह कल हमारा मुहाज़रा आप पेश फ़रमाएँगे इंशाअल्लाह, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मस्नूई ज़हानत पर। हम लोगों का उसका भी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा।
तो कोई और सवाल इस सिलसिले में? तो ठीक है, मैं आप तमाम हजरात का बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह पाक आप हजरात को अजर दे। और ये एक कंस्ट्रक्टिव महफिल रहती है, इससे नए नए सवालात, ये जितनी भी मैंने चीज़ें यहाँ पे जिक्र की हैं, नए सवालात आप हजरात मुफ्तियान इकराम के लिए हैं। आप असल लोग हैं जो कि आवाम की रहनुमाई करेंगे, हम लोगों की रहनुमाई करेंगे, क्योंकि आप जो फैसला फरमाएंगे हम वही चीज़ अमल करेंगे। तो मैंने जितनी बातें इसमें लेक्चर में पेश की वो हजरात मुफ्तियान इकराम से पूछ के पेश की थी, क्योंकि मैं तो खुद एक साइंसदान और महक़िक़ हूँ। मेरी दीनी राय मोतबर नहीं होगी, आप हजरात मुफ्तियान इकराम की दीनी राय मोतबर होगी। तो इसी बात से मैंने आप हजरात के सामने वो सवालात पेश कर दिए। अब जैसे आप हजरात उसकी फ़िक़ही तकीफ़ फरमाएंगे और आगे उसके अहकामात बताएंगे, हम पे लाजिम है, आवाम पे लाजिम है कि आपके जो बताए गए जो अहकामात हैं, जो आप उससे हुक्म निकालेंगे उन पे अमल करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपको खूब अजर दे। और इंशाल्लाह कल फिर हमारी दूसरी महफिल मसनूई जहामत से मुताल्लिक़ होगी, इंशाल्लाह कल इसी टाइम पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.